हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का कुछ एमसीक्यू क्वेश्चन देखने वाले हैं। और जो भी हम एमसीक्यू क्वेश्चन कराएंगे वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके एग्ज़ाम के लिए। इस वजह से एग्ज़ाम से पहले आप इस वीडियो को ज़रूर कंप्लीट देख लेंगे ताकि आपका एग्ज़ाम अच्छा जाए ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का। तो चलिए स्टार्ट करें बिना देर किए कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कौन कौन सा एमसीक्यू आपको याद करके जाना है ताकि आप क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएँ। तो ये सबसे पहला क्वेश्चन क्या है एमसीक्यू का, हमने लिया है बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड। आप ये सब चीज़ें क्लास में पढ़ चुके हैं, बस हम कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को रिवाइज करा रहे हैं ताकि आप इसको पढ़ लें। तो बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड ये होता है, बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड का फॉर्मूला, कभी कभी बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड का ही फॉर्मूला भी पूछ लेता है। ये जो रिएक्शन हम बता रहे हैं आपको, बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड, बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड का फॉर्मूला होता है बेंजीन के ऊपर N2Cl होगा, ठीक है। जब इसको हम कॉपर सॉल्ट के साथ रिएक्शन कराते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ कॉपर सॉल्ट Cu2Cl2, तो इससे बनता है हेलोबेंजीन। मतलब अगर क्लोरीन है तो बनेगा क्लोरोबेंजीन, अगर यहाँ Cu2Br2 रहता तो ब्रोमोबेंजीन बनता, अगर Cu2I2 रहता तो क्या बनता, आयोडोबेंजीन बनता। मतलब अगर आप बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड का रिएक्शन कॉपर सॉल्ट के प्रेजेंस में कराएंगे जिससे बनेगा क्लोरोबेंजीन, इस रिएक्शन को किस नाम से जानते हैं हम लोग, सैंडमेयर रिएक्शन। याद रखिएगा, आपसे पूछ सकता है सैंडमेयर रिएक्शन क्या है, तो आप लिख दीजिएगा जब हम बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड को किसके प्रेजेंस में, कॉपर सॉल्ट के प्रेजेंस में रिएक्शन कराते हैं तो उससे बनता है क्या, हेलो बेंजीन। मतलब अगर यहाँ पे क्लोरीन रखेंगे तो क्लोरोबेंजीन, ब्रोमीन रखेंगे तो ब्रोमोबेंजीन, आयोडीन रखेंगे तो आयोडोबेंजीन बनेगा। सेकंड जो क्वेश्चन है इसमें हम थोड़ा सा चेंज किया है। क्या क्या, ये है बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड। अभी हमने आपको बताया पहले क्वेश्चन में, पहले वाले में क्वेश्चन में क्या था, यहाँ पे कॉपर सॉल्ट था, अब यहाँ पे कॉपर पाउडर है। याद रखिएगा सिर्फ कॉपर पाउडर रहा डाइजोनियम क्लोराइड। बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड का रिएक्शन अगर कॉपर पाउडर के प्रेजेंस में हो रहा है और उससे बना रहा है क्लोरोबेंजीन, या अगर H यहाँ पे HBr होता तो बनता ब्रोमोबेंजीन, HI होता तो यहाँ बनता आयोडोबेंजीन। अगर कॉपर पाउडर के प्रेजेंस में हो रहा है तो इसका जवाब है गैटरमैन रिएक्शन, याद रखना आपको। और कॉपर सॉल्ट के प्रेजेंस में होगा जैसे CuCl2, CuBr2, CuI2, इन सब के प्रेजेंस में होगा तो उसे आप सैंड में रखिएगा। फर्क समझ गए, सैंड वेयर में कॉपर सॉल्ट होल लेना है और गैटरमैन में कॉपर पाउडर लेना है। याद रखना है डाइजोनियम, बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड को क्लोरोबेंजीन में बदलने का ये सब रिएक्शन है। अब देखिए थर्ड नंबर रिएक्शन क्या है, जब हम रिएक्शन अल्काइल हैलाइड का मतलब RX का रिएक्शन किसके साथ करा रहे हैं, सोडियम के साथ करा रहे हैं इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर्स। आपको ये बहुत फेमस रिएक्शन है। सो अल्काइल हैलाइड का रिएक्शन सोडियम के साथ कराना है इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर्स। इससे क्या बनता है, सिमेट्रिकल अल्केन बनता है, आपको पढ़ा है। इसको आप क्या कहते हैं, वुड्स रिएक्शन। क्या कहते हैं, इसको बैलेंस कर सकते हैं यहाँ पर, वुड्स रिएक्शन 2NX। तो ये वुड्स रिएक्शन हो गया, ये क्या बन गया, वुड्स रिएक्शन हो गया। तो जब भी आप अल्काइल हैलाइड का रिएक्शन सोडियम के साथ कराते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर्स तो उसे कहते हैं, वो सिमेट्रिकल अल्केन बनता RR, इसको कहते हैं वुड्स रिएक्शन। तो अभी सवाल आपसे पूछ सकता है, ठीक है। हम लोग चौथा क्वेश्चन देखते हैं। देखिए सवाल क्या कह रहा है, बहुत ही ज़्यादा कंफ्यूज करता है कि वुड्स रिएक्शन क्या है, वुड्स फिटिंग रिएक्शन क्या है और फिटिंग रिएक्शन क्या है। तो आज हम ये कन्फ्यूज़न को दूर कर रहे हैं। देखिए आप ये सब चीज़ पढ़े हुए हैं, बस हम रिवाइज करा रहे हैं ताकि आप ये सब क्वेश्चन को पढ़कर याद करके जाएं एग्जाम में, आपका एग्जाम बहुत अच्छा जाएगा। देखिए रिएक्शन क्या है, एराइल हैलाइड। जब बेंजीन के ऊपर कोई हेलोजेंस फैमिली होता है तो इसे कहते हैं एराइल हैलाइड। एराइल हैलाइड का रिएक्शन अगर सोडियम के साथ कराया जाए, और ये क्या है, अल्काइल हैलाइड। एराइल हैलाइड का रिएक्शन, एराइल हैलाइड प्लस अल्काइल हैलाइड प्लस सोडियम, जब ये रिएक्शन में दिखा, एराइल हैलाइड के साथ अल्काइल हैलाइड दिखा सोडियम के साथ, और इससे बनता है अल्काइल एरीन। मतलब बेंजीन के ऊपर R फैमिली है। आप ये याद रखिए, अराइल हैलाइड के साथ अगर अल्काइल हैलाइड देगा सोडियम के साथ तो उसे आप कहते हैं वुड्स फिटिंग रिएक्शन। क्या कहते हैं, वुड्स फिटिंग रिएक्शन। और इससे क्या बनता है, अल्काइल एरीन बनता है। तो आपसे 2 नंबर 3 नंबर इस सवाल में पूछ सकता है कि व्हाट इज वुड्स फिटिंग रिएक्शन। तो सिंपल सा है कि अराइल हैलाइड का रिएक्शन जब हम अल्काइल हैलाइड के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ सोडियम और इथर्स के साथ, ड्राई इथर्स रहेगा, इन तीनों के साथ कराते हैं तो उससे बनता है एराइल एरीन। बस ये याद रखना आपको, वुड्स फिटिंग रिएक्शन कहते हैं। और ये देख लीजिए, ये क्या है, एराइल हैलाइड है। एराइल हैलाइड का रिएक्शन सिर्फ सोडियम के साथ कराएंगे, सिर्फ सोडियम, यहाँ पे अल्काइल हैलाइड नहीं आ रहा है, सिर्फ सोडियम के साथ कराएंगे तो उसे आप क्या कहिएगा, उसे कहिएगा फिटिंग रिएक्शन। याद रखिएगा, एराइल हैलाइड के साथ अगर सिर्फ सोडियम रहा तो फिटिंग रिएक्शन, एराइल हैलाइड के साथ अगर सोडियम के साथ RX रहा, अल्काइल हैलाइड रहा,
तो होगा ऊट्स फिटिंग रिएक्शन, इससे बनता है अल्काइल एरीन। क्लियर है बात? ठीक है, देखिए नेक्स्ट रिएक्शन देखते हैं। ठीक है, रिएक्शन क्या कहता है, देखिए अब बता रहे हैं, ये बेंजीन है, बेंजीन के साथ अगर आपको एनहाइड्रेट AlCl3 दिख गया इन द प्रेजेंस ऑफ AlCl3, RCl और क्या है AlCl3, जब बेंजीन के साथ AlCl3 दिखा प्रेजेंस, तो ये हमेशा क्या होगा, फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन। याद रखना, AlCl3 का तो फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन। और PdBSO4 आपको क्लास में बता चुके हैं, जब ये प्रेजेंस में दिखेगा PdSO4 तो वो क्या होगा, रोजेनमॉन्ट रिएक्शन। कौन सा रिएक्शन होगा, रोजेनमॉन्ट रिएक्शन। ठीक है, सो कंप्लीट कर लिए, BsO4 रहा तो रोजेनमॉन्ट रिएक्शन होगा, और AlCl3 रहा प्रेजेंस में तो फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन होगा। क्लियर? चलिए हम लोग पढ़ना स्टार्ट करते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 8 नंबर। देखिए ये है प्राइमरी अमाइन। प्राइमरी अमाइन का रिएक्शन अगर आप क्लोरोफॉर्म के साथ कराते हैं और एक बेस लेते हैं KOH, तो इससे बनता है आइसोसाइनाइड। प्राइमरी अमाइन से क्या बना रहे हैं, आइसोसाइनाइड। याद रखिएगा, प्राइमरी अमाइन से आइसोसाइनाइड का बनना कार्बाइल अमाइन रिएक्शन कहलाता है। कौन सा रिएक्शन, कार्बाइल अमाइन रिएक्शन। हिंसबर्ग टेस्ट तो आप जानते हैं किसके लिए यूज होता है, 1 डिग्री अमाइन, 2 डिग्री अमाइन और 3 डिग्री अमाइन को डिस्टिंग्विश करने के लिए आप किसका कौन सा टेस्ट लेते हैं, हिंसबर्ग टेस्ट लेते हैं। याद रखना, 1 डिग्री अमाइन, 2 डिग्री अमाइन और 3 डिग्री अमाइन को डिस्टिंग्विश करने के लिए। लुकास रिएक्शन, लुकास रीजन भी आप जानते हैं। लुकास रीजन क्या होता है, कॉन्सेंट्रेटेड HCl और एनहाइड्रस ZnCl2। तो HCl और ZnCl2 को आप लुकास रीजन कहते हैं। ये 1 डिग्री अल्कोहल, 2 डिग्री अल्कोहल और 3 डिग्री अल्कोहल को डिस्टिंग्विश करने के लिए होता है लुकास रिएजन। तो ये सब तो होगा नहीं ऑप्शन। ये 1 डिग्री अमाइन, 2 डिग्री अमाइन, 3 डिग्री अमाइन को डिस्टिंग्विश करने के लिए होता है, और ये 1 डिग्री अल्कोहल, 2 डिग्री अल्कोहल और 3 डिग्री अल्कोहल को डिस्टिंग्विश करने के लिए होता है। और इसका रिएजेंट कौन, लुकास रिएजेंट क्या होता है, HCl और एनहाइड्राइड ZnCl2। अब देखिए ये रिएक्शन क्या है ये है अमाइड। क्या है, अमाइड। अमाइड से आप बना रहे हैं प्राइमरी अमाइन। याद रखिएगा, जब आप अमाइड से COONS2 क्या होता है, अमाइड होता है। याद रखिएगा, ये कौन फैमिली है, अमाइड फैमिली। अमाइड से जब आप अमाइन बना रहे हैं, अमाइड से जब अमाइन बना रहे हैं इन द प्रेजेंस ऑफ ब्रोमीन, तो इसे कहते हैं हॉफमैन ब्रोमाइड रिएक्शन। क्या कहते हैं इसे, हॉफमैन ब्रोमाइड रिएक्शन। अमाइड से अमाइन का बनना, प्राइमरी अमाइन का बनना, उसे आप कहते हैं हॉफमैन ब्रोमाइड रिएक्शन। इसमें एक बात और याद रख लीजिए, कार्बाइल अमाइन रिएक्शन जो है वो टर्शरी 2 डिग्री अमाइन और 3 डिग्री अमाइन को शो नहीं करता। याद रखना, इसके लिए नहीं होता। 1 डिग्री अमाइन से 1 डिग्री अमाइन बना सकते हैं कार्बाइल अमाइन से, लेकिन 2 डिग्री अमाइन, 3 डिग्री अमाइन नहीं बना सकते। शायद ये सवाल भी हो सकता है। नेक्स्ट रिएक्शन की तरफ चलते हैं। अब इसमें सवाल क्या पूछ रहा है, विच ऑफ द फ्लोइंग अंडरगो एडॉल कंडेंसेशन। याद रखिए, एडॉल कंडेंसेशन वो देगा जिसके पास अल्फा हाइड्रोजन होता है। तो इसमें ये है फॉर्माइल एल्डिहाइड, SCHO कभी भी नहीं देगा, और ये तो एल्डिहाइड है ही नहीं, ये देगा। तो इसका सही आंसर क्या है, D, CH3CHO। ये वो है C3 जिसको बोलते हैं एसिटाइल एल्डिहाइड है। याद रखिएगा, जो क्या देता है, एडॉल कंडेंसेशन, क्योंकि इसके पास अल्फा हाइड्रोजन है। जिस किसी के पास भी अल्फा हाइड्रोजन होता है उसे आप कहेंगे एडॉल। जैसे ये है इथेनल, प्रोपेनल भी हो सकता है, याद रखिएगा, लेकिन फॉर्माइल एल्डिहाइड नहीं होगा। तो CH3CHO इसका सही आंसर है, एडॉल कंडेंसेशन। अब क्या पूछ रहा है, विच ऑफ द फ्लोइंग डज नॉट गिव एडॉल कंडेंसेशन। इनमें से कौन एडॉल कंडेंसेशन नहीं देगा। तो एडॉल कंडेंसेशन वो नहीं देता जिसके पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं होता। तो अल्फा हाइड्रोजन किसके पास नहीं होता, सिर्फ मेथनल के पास, CHO, SCHO, इसके पास कोई अल्फा हाइड्रोजन नहीं होता, इसलिए ये एडॉल कंडेंसेशन को फॉलो नहीं करता है। इथेनल, प्रोपेनल, प्रोपेनॉन, प्रोपेनल मतलब एल्डिहाइड या कीटोन, दोनों के लिए यूज होता है ये। तो दोनों आंसर, एथेनल, प्रोपेनॉन और प्रोपेनल सब होगा, सिवाय SCHO के नहीं होगा। मतलब ये एडॉल कंडेंसेशन नहीं आता। एडॉल कंडेंसेशन में कौन नहीं आता, जो अल्फा हाइड्रोजन नहीं देता है। तो अल्फा हाइड्रोजन कौन नहीं देता, क्या नाम है इसका, मेथेनल, मतलब फॉर्माइल एल्डिहाइड, ये अल्फा हाइड्रोजन नहीं देता है, इसलिए एडॉल कंडेंसेशन में नहीं आएगा। हाँ, ये CH3CHO एडॉल कंडेंसेशन में आएगा। क्यों आएगा, क्योंकि ये अल्फा हाइड्रोजन इसके पास है। तो एथेनल हो या प्रोपेनल हो या प्रोपेनॉन हो, ये सब में अल्फा हाइड्रोजन होता है, इस वजह से एडॉल कंडेंसेशन ये रिएक्शन कहलाता है। आपको ये क्लास में हम समझा चुके हैं, यहाँ पर सिर्फ रिवाइज करा रहे हैं, बस रिवाइज के तरीके से आप समझिए और इसे याद रखिए। विच ऑफ द फ्लोइंग अंडर कैनिजारो रिएक्शन। कैनिजारो रिएक्शन किस लिए होता है, जिसके पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं होता है। तो ये CHO इधर उल्टा है, जस्ट SCHO, ये है फॉर्माइल एल्डिहाइड। याद रखिएगा, फॉर्मल एल्डिहाइड, फॉर्मल एल्डिहाइड के लिए यूज होता है कैनिजारो रिएक्शन। कैनिजारो रिएक्शन उसके लिए यूज होता है जिसके पास अल्फा हाइड्रोजन
नहीं होता है। और एडोल कंडेंसेशन उसके लिए यूज होता है जिसके पास अल्फा हाइड्रोजन होता है। तो ये आंसर याद रखना है, प्रोपेनल या इथेनल ये सब कैनिजारो को, ये सब एडोल कंडेंसेशन को फॉलो करेगा। कौन नहीं करेगा? फॉर्मल एल्डिहाइड एडोल कंडेंसेशन को फॉलो नहीं करेगा। SCHO ये किसको फॉलो करेगा? कैनिजारो को फॉलो करेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, ईथर्स आर प्रिपेयर्ड बाय। ईथर्स आप कौन से रिएक्शन से आप ईथर बनाते हैं? बस याद रखिएगा, ईथर बनता है विलियमसन सिंथेसिस से। ईथर का जो फंक्शनल ग्रुप होता है वो होता है ROR। याद रखना आपको, ROR को ईथर कहते हैं। और ईथर किस रिएक्शन के जरिए बनाते हैं आप? विलियमसन सिंथेसिस के जरिए। विलियमसन सिंथेसिस से आप ईथर्स बनाते हैं। रीमन टीमन रिएक्शन से आप क्या बनाते हैं? याद रखिए, ये भी पूछ सकता है। रीमन टीमन रिएक्शन के अंदर जो बनता है उसका नाम होता है सैलिसाइल एल्डिहाइड। सैलिसाइल एल्डिहाइड। सैलिसाइल एल्डिहाइड किस रिएक्शन में बनता है? तो रीमन टीमन रिएक्शन में सैलिसाइल एल्डिहाइड बनता है। कॉल्बे रिएक्शन में क्या बनता है? कॉल्बे रिएक्शन में बनता है सैलिसाइलिक एल्डिहाइड। सैलिसाइलिक याद रखिएगा, सैलिसाइलिक एसिड। सैलिसाइलिक एसिड बनता है कॉल्बे रिएक्शन में, और सैलिसाइल एल्डिहाइड बनता है रीमन टीमन रिएक्शन में। और ईथर किसके लिए यूज होता है? विलियमसन सिंथेसिस के लिए होता है। और एस्टरिफिकेशन में एस्टर बनता है। एस्टर का फॉर्मूला होता है RCOOR। RCOOR ये किसका फॉर्मूला होता है? एस्टर का होता है, इससे बनता है। और एस्टरिफिकेशन रिएक्शन क्या है? जब अल्कोहल कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ रिएक्शन करता है तो बनाता है एस्टर। इस रिएक्शन को कहते हैं एस्टरिफिकेशन रिएक्शन। ये भी सवाल आपसे पूछा जा सकता है। तो इसका आंसर है विलियमसन सिंथेसिस। हमने चारों को समझा दिया आपको। ईथर्स बनाने के लिए विलियमसन सिंथेसिस का यूज करते हैं। रीमन टीमन रिएक्शन में सैलिसाइल एल्डिहाइड बनता है। कॉल्बे रिएक्शन में सैलिसाइलिक एसिड बनता है। और एस्टरिफिकेशन में एस्टर का फॉर्मेशन होता है। अब ये रिएक्शन देखिए, ये है फिनॉल। फिनॉल मतलब बेंजीन के ऊपर अगर OH रहता है उसे फिनॉल कहते हैं। देखिए यहाँ पर क्या बना, इसी को कहते हैं, इसे कहते हैं सैलिसाइलिक एसिड। तो सैलिसाइलिक एसिड किस में बनता है? कॉल्बे रिएक्शन में। बस खत्म, इसको बोलते हैं कॉल्बे रिएक्शन। कॉल्बे रिएक्शन का पहचान है किसी NaOH CO2 और H प्लस आयंस। याद कर लेना, NaOH CO2 H प्लस आयंस जिस रिएक्शन में होगा उसे कॉल्बे रिएक्शन कहते हैं। और कॉल्बे रिएक्शन में बनता क्या है? सैलिसाइलिक एसिड बनता है। क्लियर है? ये बहुत इंपॉर्टेंट, इसे याद रखिए। अब इंपॉर्टेंट रिएक्शन देखते हैं यहाँ पर, ये है इथेनॉल। इथेनॉल का रिएक्शन अगर हम कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 के साथ करेंगे तो आपको हम क्लास में बताया था कि H2SO4 डिहाइड्रेटिंग रिएजेंट का काम करेगा और वो इथेनॉल से मतलब अल्कोहल से वाटर को रिमूव कर देगा। और जब इथेनॉल से वाटर रिमूव होता है, मतलब अल्कोहल से जब वाटर रिमूव होगा तो कौन फैमिली बनाएगा? अल्कीन फैमिली। याद रखिएगा क्या है? अल्कीन फैमिली। तो ये सवाल आपसे पूछ सकता है कि अल्कोहल का रिएक्शन अगर हम कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 के साथ कराते हैं तो कौन सा ग्रुप बनता है? तो अल्कीन बनता है, अल्कीन ग्रुप। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ये है मिथाइल क्लोराइड। मिथाइल क्लोराइड का रिएक्शन आपको पता है, बताया था, सोडियम अल्कोक्साइड, ये इसको बोलते हैं क्या? सोडियम अल्कोक्साइड। सोडियम अल्कोक्साइड का रिएक्शन CH3Cl के साथ कराएंगे तो उससे क्या बनता है? ईथर बनता है। आपने पढ़ा है विलियमसन सिंथेसिस में, आपको बताया था ईथर बनता है। याद रखिएगा, जब अल्काइल हैलाइड RX जब सोडियम अल्कोक्साइड के साथ रिएक्शन करता है तो इससे क्या बनता है? ROR बनता है, ईथर्स बनता है। तो ये क्या बनेगा? CH3 और OCH3, ये बन जाएगा ईथर्स। अल्काइल हैलाइड का रिएक्शन अगर ड्राई Ag2O के साथ मतलब सिल्वर ऑक्साइड के साथ कराएंगे तो इससे भी क्या बनता है? ईथर्स बनता है। तो ये दो रिएक्शन ईथर्स का आपको याद रखना है। एक ड्राई Ag2O के साथ क्या बनता है? ईथर्स बनता है, ROR। और जब सोडियम अल्कोक्साइड के साथ रिएक्शन कराएंगे तो सोडियम मेथ ऑक्साइड, इसको क्या बोलते हैं? सोडियम मेथ ऑक्साइड। मिथाइल क्लोराइड का रिएक्शन सोडियम मेथ ऑक्साइड के साथ करा रहे हैं तो ईथर बन रहा है, CH3OCH3। ये इंपॉर्टेंट रिएक्शन था, ठीक है, इसे याद रखेंगे। जब इथेनॉल का हम रिएक्शन K2Cr2O7 और H2SO4 के प्रेजेंस में कराते हैं तो इथेनॉल का हो जाता है ऑक्सीडाइज। जब इथेनॉल मतलब अल्कोहल ऑक्सीडाइज होगा किसके प्रेजेंस में? ये है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम करेगा। ये K2Cr2O7 किसका काम करेगा? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम करेगा जो अल्कोहल को ऑक्सीडाइज कर देगा। और क्योंकि ये प्राइमरी अल्कोहल है, याद रखिए 1 डिग्री अल्कोहल कहलाता है ये। तो 1 डिग्री अल्कोहल जो ऑक्सीडाइज होता है वो होता है कार्बोक्सिलिक एसिड में। तो ढूंढ लीजिए इनमें से कार्बोक्सिलिक एसिड कौन है? ये है, तो CH3CH2OH बने, COOH बनेगा, ये कार्बोक्सिलिक एसिड। याद रखिए 1 डिग्री अल्कोहल का ऑक्सीडाइज होगा तो उससे कार्बोक्सिलिक एसिड बनता है।
एल्डिहाइड बनता है पहले, फिर कार्बोक्सिलिक एसिड। लेकिन अगर 2 डिग्री अल्कोहल पूछेगा, 2 डिग्री अल्कोहल का ऑक्सीडाइज कराएंगे 2 डिग्री अल्कोहल को, तो उससे कीटोन बनता है। ये आपके नोट्स में लिखा हुआ, बढ़ा दिया आपको। तो ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम करता है जो इसको ऑक्सीडाइज करेगा। 1 डिग्री अल्कोहल ऑक्सीडाइज होगा कार्बोक्सिलिक एसिड में, 2 डिग्री अल्कोहल ऑक्सीडाइज होगा कीटोन में, याद रखना। अब देखिए ये साइनाइड को किस में चेंज कर रहे हैं, एल्डिहाइड में। साइनाइड को अगर आप एल्डिहाइड में रिएक्शन चेंज करते हैं तो इस रिएक्शन को कहते हैं स्टेफेंस रिएक्शन, याद रखना। स्टेफन रिएक्शन में क्या होता है, साइनाइड जो है वो एल्डिहाइड में चेंज होता है, साइनाइड एल्डिहाइड में चेंज होता है, उसे स्टेफन रिएक्शन कहते हैं, इन द प्रेजेंस ऑफ SnCl2 और HClH2O। नेक्स्ट रिएक्शन देख लीजिए H3CN। जब आप साइनाइड को डाइबल एच के प्रेजेंस में रिएक्शन कराएंगे, डाइबल एच, तो इससे एल्डिहाइड बनेगा। साइनाइड एल्डिहाइड में चेंज होगा। क्या ये एल्डिहाइड है? नहीं, ये नहीं, ये नहीं। तो एल्डिहाइड यहाँ पर है CHO, तो ये सही है। तो याद रखिएगा साइनाइड का रिएक्शन अगर डाइबल एच के साथ कराएंगे तो उससे क्या बनेगा, एल्डिहाइड फैमिली बनेगा। तो ये सही आंसर है, नोट कर लीजिए आप। अब नेक्स्ट रिएक्शन पे देखते हैं। अब देखिए इसका रिएक्शन ये है कीटोन, C डबल बॉन्ड O, इसे आप क्या बोलते हैं, कीटोन कहते हैं। तो कीटोन का रिएक्शन LiAlH4 और NaBH4 से के साथ रिएक्शन करा रहे हैं, तो ये किसका काम करेगा, ये काम करेगा रिड्यूसिंग एजेंट का। ये क्या काम करेगा, रिड्यूसिंग एजेंट का, याद रखिए। LiAlH4 लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड या NaBH4 ये काम करता है रिड्यूसिंग एजेंट का, और ये कीटोन को रिड्यूस कर देगा किस में, 2 डिग्री अल्कोहल में। आपको याद है 2 डिग्री अल्कोहल जो है वो ऑक्सीडाइज होता है कीटोन में, तो कीटोन किस में रिड्यूस होगा, तो 2 डिग्री अल्कोहल इसमें कौन है, ये तो अल्कोहल ही नहीं है। तो इसका सही आंसर क्या है, ये आंसर है। ये कितना डिग्री अल्कोहल है, 2 डिग्री अल्कोहल, क्योंकि ये अल्कोहल 2 कार्बन से अटैच है, इसलिए कितना डिग्री है, 2 डिग्री अल्कोहल। तो याद रखिएगा कीटोन का रिएक्शन अगर LiAlH4 NaBH4 के साथ रिएक्शन करते हैं तो उससे 2 डिग्री अल्कोहल बनता है। अगर अगर एक साथ करेंगे, मान लो CH3CH2OH, ये है प्राइमरी अल्कोहल। प्राइमरी अल्कोहल का रिएक्शन अगर किसके साथ कर दें, मतलब सॉरी, अगर मान लीजिए CH3COOH CH3CH2COOH, अगर कार्बोक्सिलिक एसिड का अगर हमने ले लिया LiAlH4 और NaBH4, तो कार्बोक्सिलिक एसिड किस में बदल जाएगा, इथेनॉल में बदल जाएगा, CH3CH2OH में, याद रखिएगा आप। तो कार्बोक्सिलिक एसिड रिडक्शन होकर किस में आ जाएगा, इथेनॉल में आएगा। आपने क्लास में पढ़ा था कि जब हम प्राइमरी अल्कोहल को ऑक्सीडाइज करते हैं तो कार्बोक्सिलिक एसिड बनता है, तो कार्बोक्सिलिक एसिड को अगर हम रिड्यूस कर देंगे तो प्राइमरी अल्कोहल बन जाएगा। उल्टा रिएक्शन है, तो ये रिड्यूसिंग एजेंट का काम करता है और K2Cr2O7 वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम करता है। तो याद रखना कीटोन किस में चेंज होगा, 2 डिग्री अल्कोहल में। अब आपने सुना होगा कैलेमेंशन रिएक्शन। कैलेमेंशन रिएक्शन क्या है कि कार्बोनाइल जो कंपाउंड होता है जैसे एल्डिहाइड या कीटोन, तो अगर ये पूरा का पूरा जैसे ही जिंक एमेल्गम्स के प्रेजेंस में आएगा, कीटोन अगर जिंक, ये है कीटोन अगर जिंक एमेल्गम्स के प्रेजेंस में आएगा तो वो पूरा चेंज होएगा अल्केन में। तो बताओ, इसको कीटोन हटा दो, इसका 5 ग्रुप से कौन है, ये कितना कार्बन है, 1 2 3 4 5, तो 5 कार्बन से कौन सा बनता है अल्केन, तो हो गया साइक्लोपेंटेन बनेगा, ये बनेगा साइक्लोपेंटेन। तो याद रखना आपको कि जिंक एमेल्गम के साथ जब भी रिएक्शन होगा कार्बोनाइल कंपाउंड का, कार्बोनाइल कंपाउंड एल्डिहाइड हो सकता है, कीटोन हो सकता है, उसका रिएक्शन अगर जिंक एमेल्गम के साथ रहा तो किस में बदल जाएगा, अल्केन फैमिली में बदल जाएगा। जैसे मान लीजिए CH3CHO, जैसे ये ग्रुप है, इसका रिएक्शन आप जिंक एमेल्गम के साथ करा दे रहे हैं Hg और कॉन्स्टेंट H2HCl, तो जिंक एमेल्गम के साथ जैसे ही रिएक्शन कराएंगे तो ये एल्डिहाइड का ये जो ग्रुप है वो किस में चेंज हो जाएगा, ये चेंज हो जाएगा जाकर आप किस में, अल्केन फैमिली में। ये किस में चेंज होगा, अल्केन फैमिली में चेंज हो जाएगा। प्रोडक्ट इसका लास्ट क्या बनेगा, अल्केन फैमिली। तो जिंक एमेल्गम जब भी दिखेगा तो उसका लास्ट प्रोडक्ट अल्केन फैमिली बनेगा, क्योंकि ये रिंग में है, साइक्लो करके है, तो इसलिए साइक्लोपेंटेन बना है। ये तो बनेगा नहीं, न ये बनेगा न ये बनेगा। तो क्लियर है जवाब। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अब यहाँ पर, देखिए क्या कह रहा है यहाँ पर। CH3CH2, तो ये है नाइट्रो ग्रुप। अगर आप नाइट्रो ग्रुप को मेटल एसिड के साथ रिएक्शन कराते हैं तो ये जो मेटल एसिड है ये रिड्यूसिंग एजेंट का काम करता है। किसका काम करता है, रिड्यूसिंग एजेंट, याद रखिएगा SnHCl, ये है मेटल एसिड। तो NO2 का जब आप रिड्यूसिंग एजेंट करवाएंगे तो ये NO2 किस में चेंज हो जाता है, NH2 में चेंज होता है, अमाइन फैमिली में, याद रखना ये बात। NO2 किस में चेंज होगा, NH2 में। कब चेंज होगा, जब मेटल एसिड के प्रेजेंस में इसका रिएक्शन कराएंगे तो इसका सही ऑप्शन क्या है, CH3CH2। ऐसा सवाल अगर एग्जाम में आता है
तो NO2 डायरेक्ट किस में चेंज होगा, NH2 में, जब ये रिड्यूसिंग एजेंट काम करेगा। अब ये देखिए क्या है, साइनाइड है, बड़ा सिंपल रिएक्शन, अच्छे सुनना। ये है साइनाइड। साइनाइड का रिएक्शन अगर आप LiAlH4 लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड के साथ रिएक्शन कराते हैं, ये भी रिड्यूसिंग एजेंट का काम करता है। किसका? रिड्यूसिंग एजेंट का काम करता है। ये किसका काम करता है? तो ये इसको रिड्यूस कर देगा। तो साइनाइड रिड्यूस किस में होता है? अमाइन फैमिली में, NH2, याद रखिएगा, अमाइन फैमिली में। तो इसका आंसर क्या है? ये आंसर है। तो साइनाइड अगर लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड के साथ रिएक्शन दिएगा तो इसका सही आंसर क्या है? NH2 अमाइन ग्रुप है। अब ये आप जानते हैं ये कौन फैमिली है? अमाइड फैमिली है। क्या है? अमाइड। जब अमाइड का आप रिड्यूसिंग एजेंट के साथ रिएक्शन कराएंगे तो उससे अमाइन फैमिली बनेगा। तो ये बनेगा नहीं, ये नहीं बनेगा, बल्कि ये बनेगा अमाइड। तो ये तीनों रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। नाइट्रो ग्रुप का रिएक्शन अगर SNHCl के साथ होगा तो वो नाइट्रो ग्रुप अमाइन फैमिली में बदल जाएगा, NH2 में। प्राइमरी अमाइन है ये, देख लीजिए। साइनाइड का आप रिड्यूसिंग एजेंट लेते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ LiAlH4 तो ये भी अमाइड में बदल जाएगा, अमाइन में, सॉरी, NH2 में। और ये है अमाइड। अमाइड का रिड्यूसिंग एजेंट कराएंगे तो ये अमाइन में तब्दील होगा। इंपॉर्टेंट सवाल तो तीनों याद रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखिए ये सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है। आप ये जानते हैं कि ये एनिलीन है और बेंजीन के ऊपर NH2 होता है तो उसे कहते हैं एनिलीन। एनिलीन का रिएक्शन अगर हम क्लोरोफॉर्म और KOH के साथ कराते हैं तो उसे आप इसे कौन सा रिएक्शन कहते हैं? कार्बाइल अमाइन टेस्ट। कार्बाइल अमाइन रिएक्शन आपने सुना होगा बहुत अच्छे से। तो ये है एनिलीन। एनिलीन को जब हम क्लोरोफॉर्म के साथ और KOH के साथ रिएक्शन कराएंगे तो इससे क्या बनता है? आइसोसाइनाइड बनता है, याद रखिएगा, NC। ये आइसोसाइनाइड, इसको बोलते हैं कार्बाइल अमाइन टेस्ट। आपने रिएक्शन क्लास में पढ़ रखा है। तो NH2 को NC में बदल देता है ये जब हम एनिलीन को CH-Cl3 क्लोरोफॉर्म और KOH के साथ रिएक्शन कराते हैं। तो बस ये सब रिएक्शन आप एग्जाम में पढ़ कर जाना है आपको। अब देखिए इसका नाम क्या है? ZnHC, ये है जिंक एमेलगम्स। अब इसको आपने बहुत अच्छे से सुना होगा। ये रिएक्शन किसके लिए होता है और इसका नाम क्या है, ये हम पहले अब को बता चुके हैं। देखिए जब भी आप, ये कीटोन है, ये क्या है? कीटोन। कीटोन को जब आप जिंक एमेलगम्स इन द प्रेजेंस ऑफ कॉन्सेंट्रेटेड HCl के साथ रिएक्शन कराइएगा तो इससे क्या बनता है? ये कैलेमेंशन रिएक्शन आपने सुना होगा, वो यही रिएक्शन है, कैलेमेंशन रिएक्शन है। इस रिएक्शन को कहेंगे कैलेमेंशन रिएक्शन। कीटोन है, कीटोन को जब आप जिंक एमेलगम के साथ रिएक्शन करते हैं तो कैलेमेंशन में हमेशा क्या बनता है? अल्केन बनता है, याद रखिएगा, अल्केन। अगर ये साइक्लो है तो साइक्लो अल्केन बनेगा। अगर महज, तो ये आप ये याद रख लीजिए आप। तो ये कीटोन है, कीटोन को जब जिंक एमेलगम के साथ रिएक्शन कराएंगे तो इससे अल्केन बनता है। तो अल्केन यहाँ पर कौन है? ये तो बनेगा नहीं, नहीं ये बनेगा, ये बनेगा, अल्केन फैमिली। 5 कार्बन है तो 5 कार्बन से जो अल्केन बनता है उसे आप कहते हैं साइक्लोपेंटेन। तो ये इसका आंसर है। बस जहाँ पे भी आपको एल्डिहाइड कीटोन दिखा इन द प्रेजेंस ऑफ ZnHCl तो सब ग्रुप को हटा देना है, पूरे एल्डिहाइड को, कीटोन को हटा दीजिए, तो आपका वो आंसर होगा जिसका नाम है अल्केन। इसको कैलेमेंशन रिएक्शन कहते हैं, कीटोन को रिड्यूस कर देता है अल्केन में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए यहाँ पर क्या कह रहा है, ये है आपका मिथाइल बेंजीन। मिथाइल बेंजीन का रिएक्शन अगर आप KMnO4 KOH और सेकंड स्टेप में हाइड्रोलिसिस करवाइएगा तो क्या बनेगा? देखिए अल्काइल बेंजीन को यहाँ पे कोई R फैमिली हो, ये है मिथाइल बेंजीन। मिथाइल बेंजीन का रिएक्शन अगर हम KMnO4 और KOH पहले स्टेप में कराएं और दूसरे स्टेप में इसका हाइड्रोलिसिस कराएंगे तो इससे हमें मिलता है कार्बोक्सिलिक एसिड। ये आपकी क्लास में हमने आपको बहुत अच्छे से समझाया था। बस याद रखिएगा ये रिएक्शन आ सकता है। जब भी मिथाइल बेंजीन का रिएक्शन KMnO4 KOH3+ के साथ होगा तो क्या बनेगा? कार्बोक्सिलिक एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड। ऐसे कहते हैं ग्रिग्नाल लीजन। ग्रिग्नाल लीजन का रिएक्शन अगर CO2 के साथ हाइड्रोलिसिस करवाएंगे तो इससे भी क्या मिलता है? कार्बोक्सिलिक एसिड। याद कर लेना क्या मिलता है? कार्बोक्सिलिक एसिड। ग्रिग्नाल लीजन का रिएक्शन अगर CO2H3O+ के साथ कराते हैं तो इससे क्या बनता है? कार्बोक्सिलिक एसिड बनता है। अब देखिए यहाँ पे साइनाइड है, जब आप साइनाइड का कंप्लीट हाइड्रोलिसिस कराइएगा तो इससे कार्बोक्सिलिक एसिड बनता है। साइनाइड का अगर कंप्लीट हाइड्रोलिसिस करवाते हैं, लिखा रहेगा साइनाइड, तो कार्बोक्सिलिक एसिड बनेगा। और जब पार्शियली होगा तो अमाइड बनेगा। ये क्या होगा? अमाइड है। CONH2 किसका फंक्शन ग्रुप होता है? अमाइड का होता है। अमाइड कब बनता है? जब पार्शियली हाइड्रोलिसिस करते हैं साइनाइड का, तो और कंप्लीट करेंगे तो कार्बोक्सिलिक एसिड बनेगा। तो ये सब कार्बोक्सिलिक एसिड का रिएक्शन है, याद रखेंगे, ग्रिग्नाल रिएजेंट, अल्काइल बेंजीन और साइनाइड। नेक्स्ट रिएक्शन देखते हैं क्या है यहाँ। देखिए कार्बोक्सिलिक एसिड। कार्बोक्सिलिक एसिड जब हम कार्बोक्सिलिक एसिड का रिएक्शन LiAlH4 लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड के साथ रिएक्शन कराएंगे H2O और साथ में H2O हाइड्रोलिसिस कराएंगे तो क्या करेगा? आप जानते हैं कि
अल्कोहल ऑक्सीडाइज होता है किसके प्रेजेंस में, रिड्यूसिंग एजेंट के प्रेजेंस में, सॉरी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के प्रेजेंस में। तो ये किसका काम करेगा, रिड्यूसिंग एजेंट का काम करता है LiLH4। तो कार्बोक्सिलिक एसिड किस में रिड्यूस होता है, अल्कोहल में। तो इसमें अल्कोहल कौन है, यहाँ पर देख लो अल्कोहल OH। कार्बोक्सिलिक एसिड जो रिड्यूस होता है रिड्यूसिंग एजेंट के प्रेजेंस में, जो रिड्यूस होता है किस में होता है, अल्कोहल में होता है। ये सही आंसर है आपका। और आपने ये रिएक्शन सुना है कार्बोक्सिलिक एसिड का रिएक्शन NaOH, इसको बोलते हैं सोडा लाइम। सोडा लाइम के प्रेजेंस में अगर रिएक्शन करे कार्बोक्सिलिक एसिड तो किस में चेंज होता है, अल्केन ग्रुप में चेंज होता है। किसमें, कार्बोक्सिलिक एसिड का रिएक्शन अगर सोडा लाइम के प्रेजेंस कराएंगे तो किस में चेंज होगा, अल्केन में। तो इसमें अल्केन कौन है, 5 कार्बन है यहाँ पर, 1 2 3 4 5, 5 कार्बन से कौन अल्केन बनेगा, साइक्लोपेंटेन। ये तो बनेगा नहीं, ये बनेगा नहीं, ये बनेगा नहीं। तो सोडा लाइम के प्रेजेंस में अल्केन बनता है, ये याद रखना। अब देखिए इसको बोलते हैं हॉफमैन ब्रोमाइड रिएक्शन। हॉफमैन ब्रोमाइड रिएक्शन एक लाइन में खत्म हो जाएगा। ये इसको आप क्या कहते हैं, अमाइड। हॉफमैन ब्रोमाइड रिएक्शन किसके लिए होता है, 1 डिग्री अमाइन बनाने के लिए। किसके लिए होता है, 1 डिग्री अमाइन बनाने के लिए होता है। तो अमाइड को ये अमाइन में चेंज कर देता है, किसमें, ये अमाइड फैमिली को अमाइन में चेंज करता है। जब हम अमाइड को Br2KOH के साथ रिएक्शन करेंगे तो अमाइड को किसमें चेंज कर देगा, अमाइन फैमिली में। तो इसमें अमाइन कौन है, 1 डिग्री अमाइन। ये तो अल्कोहल है, ये एल्डिहाइड हटाओ, तो ये आंसर क्या है, CH3NH2। तो याद रखना हॉफमैन ब्रोमाइड रिएक्शन अमाइड को किसमें चेंज करना होता है, अमाइन में। क्लियर। नेक्स्ट रिएक्शन देखते हैं। अब यहाँ पर देखिए क्या है, ये है, आप जानते हैं क्लोरोफॉर्म। जब आप क्लोरोफॉर्म को ऑक्सीजन के प्रेजेंस में क्या करते हैं, रख देते हैं, क्लोरोफॉर्म को ऑक्सीजन में रख देते हैं, हवा में रख देते हैं, तो उससे क्या बनता है, COCl2 बनता है। ये बड़ा सिंपल रिएक्शन है। क्लोरोफॉर्म को अगर ऑक्सीजन के साथ कंबाइन करेंगे तो क्या बनेगा, COCl2। SN2 मैकेनिज्म क्या प्रोसेस करता है, SN2 मैकेनिज्म ट्रांजिशन स्टेट को शो करता है। याद रखना, फॉर्मेशन किसको बनाता है, ट्रांजिशन स्टेट को बनाता है। और SN1 कार्बोकेटाइंस, पता है आपको, SN1 कार्बोकेटाइंस और SN2 ट्रांजिशन स्टेट। बड़ा सिंपल आंसर है। एन ऑर्गेनिक कंपाउंड गिव्स आयोडोफॉर्म टेस्ट, आल्सो गिव्स पॉजिटिव टेस्ट। आयोडोफॉर्म टेस्ट भी देता है, पॉजिटिव टेस्ट भी देता है विद टॉलिंस रिएजेंट। तो आंसर क्या है, ढूंढ लीजिए, एल्डिहाइड कहाँ पर, यहाँ पर। तो एल्डिहाइड जो है वो आयोडोफॉर्म टेस्ट भी देता है, पॉजिटिव टेस्ट भी देता है विथ टॉलिंस रिएजेंट। तो एल्डिहाइड CHO, ये तो कीटोन है, हटाओ। ये अल्कोहल है, ये भी हटाओ, तो क्या है, एल्डिहाइड। बड़ा सिंपल आंसर, ठीक है। चलिए देखिए क्वेश्चन, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको ध्यान से देखना है। इसमें पूछ रहा है करेक्ट ऑर्डर ऑफ बेसिक स्ट्रेंथ ऑफ एक्वास मीडियम। एक्वास मीडियम में आपको करेक्ट ऑर्डर देखना है, इसमें से कौन ऑप्शन। सबसे पहले इस पॉइंट को नोट कीजिएगा यहाँ पर, जो हम आपको बताना चाह रहे हैं। देखिए अगर R मिथाइल होगा, क्या होगा, अगर R मिथाइल होगा तो इसमें जो ऑर्डर सही होगा वो होगा, सबसे ज़्यादा स्टेबल होगा 2 डिग्री बेसिक स्ट्रेंथ, उसके बाद 1 डिग्री, उसके बाद 3 डिग्री, याद रखिएगा। और जब R में इथाइल होगा, क्या होगा, इथाइल, तो इथाइल में सबसे पहला आएगा 2 डिग्री, उसके बाद 3 डिग्री और उसके बाद 1 डिग्री। याद रखना बेसिक स्ट्रेंथ है, ये कौन सा स्ट्रेंथ है, बेसिक स्ट्रेंथ। मिथाइल में 2 डिग्री ज़्यादा बेसिक होगा 1 डिग्री से, 1 डिग्री ज़्यादा होगा 3 डिग्री से। तो यहाँ पर देखो CH3 मिथाइल है, तो इनमें देख लो बेसिक स्ट्रेंथ सबसे ज़्यादा किसका होगा, तो पहले 2 डिग्री, 2 डिग्री मतलब, और एक बात और याद रख लीजिए, NH2 मतलब 1 डिग्री होगा और NH 2 डिग्री और N 3 डिग्री, याद रखना ये बात। यहाँ पे NH है, मतलब ये कितना डिग्री शो कर रहा है, 2 डिग्री। यहाँ पे कितना है, NH2, ये 1 डिग्री, और ये N है, N, तो ये 3 डिग्री। तो सबसे ज़्यादा स्टेबल कौन होता है, 2 डिग्री, 1 डिग्री और 3 डिग्री, मतलब ये सही ऑप्शन है, ये सही ऑप्शन है। मिथाइल के लिए सही ऑप्शन है, मिथाइल के लिए 2 डिग्री ज़्यादा स्टेबल होगा, फिर 1 डिग्री, फिर 3 डिग्री। याद रखना बेसिक स्ट्रेंथ सबसे पहले 2 डिग्री लिखाएगा, उसके बाद 1 डिग्री, उसके बाद 3 डिग्री। 2 डिग्री का पहचान NH, 1 डिग्री का पहचान NH2, 3 डिग्री का पहचान N होगा, याद रखिएगा। और अगर इथाइल रहता, तब जैसे इथाइल रहता, C2H5 रहता, तो ये क्या होता है, ये 2 डिग्री होता, और C2H5 ये 3 डिग्री होता, और C2H5 ये NH2 ये 1 डिग्री होता। तो सबसे ज़्यादा बेसिक स्ट्रेंथ किसका होगा, 2 डिग्री का होता, फिर 3 डिग्री होता, और फिर 1 डिग्री होता। इथाइल में ऐसा होता है। एक बार और नोट कर लीजिए एक बात, अगर मान लो गैसियस फेज में होगा, कौन सा फेज, गैसियस फेज, गैसियस फेज में सबसे ज्यादा स्टेबल होता है 3 डिग्री, 2 डिग्री और 1 डिग्री। आपके क्लास में नोट्स में हम लिखा चुके हैं। गैसियस फेज रहा तो 3 डिग्री सबसे ज्यादा स्टेबल होगा, उसमें कुछ नहीं देखना है। इथाइल मिथाइल सबके लिए सेम केस होगा, इथाइल के लिए भी और मिथाइल के लिए भी 3 डिग्री, 2 डिग्री, 1 डिग्री। अलग अलग सिर्फ होता है एक्वास मीडियम में। ये किस मीडियम के लिए बता रहे हैं, एक्वास मीडियम में। एक्वास मीडियम में मिथाइल के लिए 2 डिग्री, 1 डिग्री, 3 डिग्री होगा, और इथाइल के लिए 2 डिग्री, 3 डिग्री, 1 डिग्री होगा, और गैसियस फेज में सेम होगा, सबसे ज्यादा 3 डिग्री, उसके बाद 2 डिग्री, उसके बाद 1 डिग्री। तो इसका सही जवाब ये है, ठीक है। देखिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या बोल रहा है। विच ऑफ द फ्लोइंग आर ओलिगोसेक्राइड्स, क्या पूछ रहा है, ओलिगोसेक्राइड्स में से कौन है। आप सब जानते हैं ओलिगोसेक्राइड्स कौन है, सुक्रोज और लैक्टोज। लैक्टोज और सुक्रोज आर ओलिगोसेक्राइड्स। मोनोसेक्राइड, ये फ्रैक्टोज के हैं मोनोसेक्राइड्स,
फ्रैक्टोज, ग्लूकोज और गैलेक्टोज, याद रखिएगा ग्लूकोज, फ्रैक्टोज और गैलेक्टोज ये सब मोनोसेक्राइड्स है, और सुक्रोज और लैक्टोज क्या है, ओलिगोसेक्राइड्स के अंदर आता है ये सब। तो ए इसका सही ऑप्शन क्या है, ए एंड सी। विच ऑफ द फ्लोइंग आर नॉन रिड्यूसिंग शुगर, इनमें से कौन नॉन रिड्यूसिंग शुगर है, तो इसका जवाब है सुक्रोज। सुक्रोज इज अ नॉन रिड्यूसिंग शुगर। ग्लूकोज और फ्रैक्टोज क्या है, रिड्यूसिंग शुगर है। ग्लूकोज और फ्रैक्टोज क्या है, रिड्यूसिंग शुगर है। ये रिड्यूसिंग शुगर क्यों होता है, ये आपको हमने क्लास में बता दिया। याद रखिएगा नॉन रिड्यूसिंग शुगर कौन इसमें, सुक्रोज है। ग्लूकोज, फ्रैक्टोज सब क्या है, रिड्यूसिंग शुगर है। विच ऑफ द फ्लोइंग गिव पॉजिटिव फेलिंग टेस्ट, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पॉजिटिव फेलिंग टेस्ट कौन देता है, ग्लूकोज देता है, याद रखिएगा। पॉजिटिव फेलिंग टेस्ट कौन देता है, ग्लूकोज पॉजिटिव फेलिंग टेस्ट देता है, याद रखना। द हेलिकल स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन, प्रोटीन का जो हेलिकल स्ट्रक्चर है वो किसके वजह से होता है, हाइड्रोजन बॉन्ड की वजह से। किसके वजह से, हाइड्रोजन बॉन्ड की वजह से होता है। क्लियर, ये 4 पॉइंट आप जरूर, ये 4 क्वेश्चन याद रखेंगे। क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पर क्या बोल रहा है। अल्फा डी ग्लूकोज और बीटा डी ग्लूकोज को क्या कहते हैं, एनोमर्स कहते हैं, याद रखना। अल्फा डी ग्लूकोज और बीटा डी ग्लूकोज को क्या कहते हैं, एक दूसरे का ये क्या है, एनोमर्स है। क्या है, एनोमर्स। विच ऑफ द फ्लोइंग इज अ बेसिक अमीनो एसिड, इनमें से कौन बेसिक अमीनो एसिड है, तो बेसिक अमीनो एसिड है लाइसिन। लाइसिन इज अ बेसिक अमीनो एसिड। लाइसिन इज अ बेसिक अमीनो एसिड, याद रखना। द नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड अमंग द फ्लोइंग, इनमें से कौन नॉन एसेंशियल है, ये सब क्या है, एसेंशियल है। कौन है ये, नॉन एसेंशियल है। एलानीन इज अ नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड, और ये सब क्या है, ये सब क्या है, एसेंशियल अमीनो एसिड है। तो आपसे पूछ सकता है इनमें से कौन एसेंशियल अमीनो एसेंशियल अमीनो एसिड है और कौन नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड है। तो इसका जवाब क्या है, ये तीनों क्या है, एसेंशियल है, और ये क्या है, नॉन एसेंशियल है। एसेंशियल है, नॉन एसेंशियल है, ठीक है, एलानीन। और याद रखें आप, और ये नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए क्या है। द डिस्ट्रक्शन ऑफ द बायोलॉजिकल नेचर एंड एक्टिविटी ऑफ प्रोटीन, आपको पता है कि डिस्ट्रक्शन ऑफ द बायोलॉजिकल नेचर ऑफ द प्रोटीन एक्टिविटी को क्या कहते हैं, डीनेचुरेशन कहते हैं। क्या कहते हैं, डीनेचुरेशन, आपको क्लास में बता चुके हैं। एमिनो एसिड जरूर पढ़ के जाएंगे आप, इसमें आ सकते हैं एमिनो एसिड एसेंशियल और नॉन एसेंशियल एमिनो एसिड जरूर पढ़ के जाइएगा आप। और डीनेचुरेशन क्या होता है, ये डीनेचुरेशन क्या, डिस्ट्रक्शन ऑफ बायोलॉजिकल नेचर एक्टिविटी ऑफ प्रोटीन है, इसको आप क्या कहते हैं, डीनेचुरेशन कहते हैं। चलिए इस क्वेश्चन को देखते हैं क्या है यहाँ पर। विच ऑफ द फ्लोइंग विटामिन इन वाटर सोल्यूबल, देखिए वाटर सोल्यूबल में कौन होगा, कौन सा विटामिन वाटर सोल्यूबल होता है, तो वो विटामिन बी है। यहाँ पर क्या है, विटामिन बी इज अ वाटर सोल्यूबल। याद रखिएगा, जो आप कहते हैं कीड़ा, कीड़ा इज अ फैट सोल्यूबल। विटामिन के, विटामिन ई, विटामिन डी एंड विटामिन ए इज अ फैट सोल्यूबल। आपसे पूछ सकते हैं इनमें से कौन फैट सोल्यूबल है, तो शॉर्ट टेक याद रखना है कीड़ा, जिसको एडेक भी कहते हैं, के ई डी ए, कीड़ा, ये सब फैट सोल्यूबल है। तो इसके अलावा जो भी होगा वो क्या है, वाटर सोल्यूबल है। तो क्या पूछ रहा है, इन विच ऑफ द फ्लोइंग इन अ वाटर सोल्यूबल, तो बेटा वाटर सोल्यूबल कौन है, विटामिन ए। विटामिन ए इज अ वाटर सोल्यूबल होता है। इन अ प्रोटीन मॉलिक्यूल्स वेयर द अमीनो एसिड आर इन्वॉल्व, तो प्रोटीन मॉलिक्यूल्स में कौन सा अमीनो एसिड, मतलब कौन सा बॉन्ड होता है, पेप्टाइड बॉन्ड होता है, ये आप जानते हैं, प्रोटीन में पेप्टाइड बॉन्ड। विटामिन बी 12 कंटेंट किससे होता है, कोबाल्ट से। विटामिन बी 12 कंटेंट कोबाल्ट। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। क्या है ये सवाल, विच ऑफ द फ्लोइंग बेसिस इज नॉट प्रेजेंट इन डीएनए, डीएनए में कौन सा बेस प्रेजेंट नहीं होता, तो याद रखिए हम शॉर्ट बता रहे हैं, ए जी सी टी, ये डीएनए में बेस होता है, याद कर लीजिए। ए एडेनिन, जी ग्वानिन, सी साइटोसिन और सी थाइमिन, ये सब किसके अंदर होता है, डीएनए के अंदर होता है। और ए जी सी यू, यूरासिल, ये किस में होता है, आरएनए में होता है। ये दोनों, यूरासिल सिर्फ चेंज होगा, बाकी सब में कॉमन होगा। यूरासिल किस में होता है, आरएनए में, और थाइमिन होता है डीएनए में। याद रखना है बेस में। अब इसमें एक बार, विच ऑफ द फ्लोइंग बेसिस इज नॉट प्रेजेंट डीएनए, तो इनमें कौन डीएनए में प्रेजेंट नहीं होता, डीएनए में एडेनिन, साइटोसिन, थाइमिन सब होता है, ये नहीं होता, कोई नहीं, क्वाइनोलिन नहीं होता है, याद रखिएगा ये बेस प्रेजेंट नहीं होता। अब क्या बोलता है, न्यूक्लिक एसिड आर द पॉलीमर्स ऑफ, न्यूक्लिक एसिड किसका पॉलीमर है, न्यूक्लियोटाइड्स का होता है। न्यूक्लिक एसिड आर पॉलीमर्स ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स। विच ऑफ द फ्लोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू अबाउट ग्लूकोज, ग्लूकोज के लिए इनमें से कौन सी बात सही नहीं है। ग्लूकोज अल्डोज हेक्सोज होता है, बिल्कुल अल्डिहाइड फैमिली में होता है। ग्लूकोज को जब एचआई के प्रेजेंस में क्या करेंगे, रिएक्ट कराएंगे तो क्या बनाता है, इन हेक्सेन, ये क्लास में बता चुके हैं। ग्लूकोज का रिएक्शन अगर एचआई के साथ हिट किया जाएगा तो क्या बनाएगा, नॉर्मल हेक्सेन। याद रखना इंपॉर्टेंट, हेक्सेन होता है। इट इज प्रेजेंट इन फ्यूरानोज, ये गलत है, क्यों है, फ्यूरानोज किससे आता है, फ्रैक्टोज से आता है, ये ग्लूकोज के लिए सही नहीं है। इट डज नॉट गिव 2,4 डीएनपी टेस्ट, सही बात है, ग्लूकोज 2,4 डीएनपी टेस्ट नहीं देता है। मतलब ये भी सही है। इनमें से कौन सही नहीं है ग्लूकोज के लिए, तो ये तो सही, अल्डो हेक्सोज, और एचआई के साथ हिट करेंगे तो एन हेक्सेन मिलता है। और यस, ये भी इस बात सही है कि ग्लूकोज डज नॉट गिव 2,4 एनटीपी टेस्ट। इसमें गलत कौन है, इट इज प्रेजेंट इन फ्यूरानोज। फ्यूरानोज किसका पार्ट से, फ्रैक्टोज का पार्ट से। क्लियर है, चलिए ठीक है।
ये स्टार्ट करते हैं। देखिए सवाल क्या है, सुक्रोज को जब हाइड्रोलिसिस कीजिएगा तो क्या मिलेगा। जब हम सुक्रोज का हाइड्रोलिसिस करते हैं तो उससे मिलता है अल्फा डी ग्लूकोज और बीटा डी ग्लूकोज। ये आपका आंसर सही है। अल्फा डी ग्लूकोज और बीटा डी ग्लूकोज मिलता है किसमें, अल्फा डी ग्लूकोज, सॉरी ये नहीं होगा आंसर। सुक्रोज का हाइड्रोलिसिस करते हैं तो हमको मिलता है अल्फा डी ग्लूकोज और बीटा डी फ्रक्टोज। याद रखना, अल्फा डी ग्लूकोज और बीटा डी फ्रक्टोज मिलता है हाइड्रोलिसिस पर, ये जरूर याद रखिएगा। अब क्या सवाल है, इन विच ऑफ द फ्लोइंग आर थर्मोसेटिंग प्लास्टिक, इनमें से कौन थर्मोसेटिंग प्लास्टिक है। तो बेकेलाइट इज अ थर्मोसेटिंग प्लास्टिक एंड मेलामाइन इज अ थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। मतलब ए और डी दोनों होगा, इसमें ऑप्शन यही दिया है, ए भी होगा, बेकेलाइट भी और मेलामाइन इज अ थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। और पॉलिस्ट्रीन, पॉलीथीन या पीवीसी, उन सब को कहते हैं थर्मोप्लास्टिक। याद रखिएगा, थर्मोसेटिंग और थर्मोप्लास्टिक में फर्क है। पॉलीथीन, पॉलिस्ट्रीन और पीवीसी, ये तीनों क्या होता है, थर्मोप्लास्टिक होता है। और थर्मोसेटिंग प्लास्टिक कौन कौन है, जैसे बेकेलाइट, मेलामाइन, यूरिया, फॉर्मेल्डिहाइड, रेजिन, ये सब बताया था आपको क्लास में, ये सब थर्मोसेटिंग प्लास्टिक होता है। विच ऑफ द फ्लोइंग आर एलास्टोमर, एलास्टोमर इसमें कौन है, यस ब्यूना एन इज एलास्टोमर, ब्यूना एज इज एलास्टोमर, न्यूप्रीन इज एलास्टोमर, ऑल ऑफ दीज। इसका सही आंसर क्या, ऑल ऑफ दीज। एलास्टोमर में कौन कौन, नेचुरल रबर जो होता है वो भी किसके अंदर आएगा, एलास्टोमर के अंदर आएगा। और वल्केनाइज रबर जो होता है वो भी किसके अंदर आएगा, एलास्टोमर के अंदर आएगा। याद रखिएगा, रबर, नेचुरल रबर हो, न्यूप्रीन हो या वल्केनाइज रबर हो, ये सब इलास्टोमर के अंदर आता है, चाहे वो ब्यूनाइन हो चाहे ब्यूनाइस हो, सब इलास्टोमर के अंदर आएगा। तो इनमें से कौन इलास्टोमर है, सबका सब है, ऑल ऑफ दिस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये मैच द कॉलम, मैच द कॉलम बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन को बैठकर याद कर लेना है आपको, ठीक है। इथीन, इथीन एक मोनोमर है, इसका पॉलीमर कौन होगा, पॉलीथीन। याद रखिएगा, मतलब बहुत सारा मोनोमर जब ऐड होकर जो चीज बनता है उसे आप क्या कहते हैं, पॉलीमर कहते हैं। तो इथीन का, पॉलीथीन का मोनोमर कौन है, इथीन है। विनाइल क्लोराइड मोनोमर किसका है, पीवीसी का, पॉलीविनाइल क्लोराइड। याद रखना, पॉलीविनाइल क्लोराइड, विनाइल क्लोराइड किसका है, पीवीसी का। टेट्राफ्लोरोइथीन, टेट्राफ्लोरोइथीन किसका है, टेफ्लॉन का है। फ्लोरो टेफ्लॉन में आ जाएगा, जिसका CF2 डबल बॉन्ड CF2 होता है। याद रखना, फॉर्मूला भी याद रखना, CF2 डबल बॉन्ड CF2 होता है टेट्राफ्लोरोइथीन का, टेट्राफ्लोरोइथीन का CF2 डबल बॉन्ड CF2 जो किससे मिलेगा, टेफ्लॉन में जाके। क्लोरोप्रीन किसका है, याद रखिएगा, क्लोरोप्रीन है न्यूप्रीन का। याद रखिएगा, क्लोरोप्रीन मोनोमर किसका है, न्यूप्रीन का। क्लोरोप्रीन किसका मोनोमर है, न्यूप्रीन का। 1,3 ब्यूटाडाइन और स्टाइरिन किसका हुआ, स्टाइरिन मतलब ब्यूना एस का। 1,3 ब्यूटाडाइन मोनोमर किसका है, ब्यूना एस का। अगर ब्यूनाइन का होता तो ब्यूनाइन का क्या होता, 1,3 ब्यूटाडाइन और प्लस एक्राइलोनाइट्राइल, वो होता ब्यूना एन का। और ब्यूना एस का क्या होगा, 1,3 ब्यूटाडाइन प्लस स्टाइरिन। और आइसोप्रीन क्या है, नेचुरल रबर है। याद रखिएगा, नेचुरल रबर का मोनोमर क्या होता है, आइसोप्रीन। नेचुरल रबर का मोनोमर क्या होता है, आइसोप्रीन। और एक बात और याद रखें, ये सब का सब जितना भी सारा आपको हमने एग्जांपल दिया, मतलब ये सब जो एग्जांपल है, ये एडिशन पॉलीमर के एग्जांपल है। जरूर याद रखिएगा, एडिशन पॉलीमर के एग्जांपल, पीवीसी, टेफ्लॉन, पॉलीथीन, नेचुरल रबर, न्यूप्रीन, ब्यूनाएस, ब्यूनाइन, ये सब किसका एग्जांपल है, एडिशन पॉलीमर का है। एडिशन पॉलीमर का है, किसका है, एडिशन पॉलीमर का। याद रखिएगा, सब पीवीसी, टेफ्लॉन, पॉलीथीन, नेचुरल रबर, न्यूप्रीन, ब्यूनाएस या ब्यूनाइन, ये सब किसका है, एडिशन पॉलीमर का। स्टार्ट करते हैं। विच ऑफ द फ्लोइंग आर नेचुरल पॉलीमर, नेचुरल पॉलीमर कौन है, प्रोटीन इज नेचुरल पॉलीमर, सेल्यूलोज और स्टार्च, सब का सब क्या है, नेचुरल रबर। मतलब इसका आंसर नन नहीं, मतलब ऑल ऑफ दीज होगा, ऑल ऑफ दीज। प्रोटीन भी, सेल्यूलोज, स्टार्च सब कैसा होता है, नेचुरल पॉलीमर होता है। विच ऑफ द फ्लोइंग आर कंडेंसेशन पॉलीमर, इनमें से कौन कंडेंसेशन पॉलीमर, नाइलोन का कोई पार्ट हो, चाहे नाइलोन 6 हो, नाइलोन 66 हो, ग्लिप्टल, ये सब का सब कंडेंसेशन पॉलीमर है। याद रखिएगा, नाइलोन 66, ग्लिप्टल, ये सब का सब क्या है, कंडेंसेशन पॉलीमर है। विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट ए कंडेंसेशन पॉलीमर, इनमें से कौन कंडेंसेशन पॉलीमर नहीं है। तो मेलामाइन इज अ कंडेंसेशन पॉलीमर, ग्लिप्टल इज अ कंडेंसेशन पॉलीमर, डेक्रोन इज अ कंडेंसेशन पॉलीमर, बस न्यूप्रीन इज एडिशन पॉलीमर। याद रखिए, अभी तुरंत इससे पहले बताया था, ये कंडेंसेशन पॉलीमर नहीं है, बल्कि न्यूप्रीन एक नेचुरल रबर का मोनोमर है, और नेचुरल रबर क्या है, एडिशन पॉलीमर है। तो न्यूप्रीन इसका सही जवाब। विच ऑफ द फ्लोइंग विच वन इज क्लासिफाइड द पॉलिस्टर पॉलीमर, इसमें इनमें से कौन पॉलिस्टर पॉलीमर है। तो पॉलिस्टर पॉलीमर इनमें से कौन होगा, ये पॉलिस्टर पॉलीमर नहीं है, न ये है, न ये है, तो ये है टेरेलिन इज अ पॉलिस्टर पॉलीमर। याद रखना, टेरेलिन इज अ पॉलिस्टर पॉलीमर, टेरेलिन इज अ पॉलिस्टर पॉलीमर। पॉलिस्टर पॉलीमर कौन हो गया, टेरेलिन हो गया। अगर पॉलीएमाइड्स पूछता तो मान इनमें से कौन पॉलीएमाइड्स है, तो नाइलोन होता, क्या होता आंसर, नाइलोन। नाइलोन क्या कहलाता है, पॉलीएमाइड्स कहलाता है, नाइलोन इज अ पॉलीएमाइड्स। ठीक है,
स्टार्ट करते हैं। अभी क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द फ्लोइंग आर बायोडिग्रेडेबल, इनमें से कौन बायोडिग्रेडेबल है। तो स्टार्च, प्रोटीन, सेल्यूलोज, सबका सब क्या होता है, बायोडिग्रेडेबल होता है। इसमें ऑल ऑफ दीज आंसर है। इनमें से कौन बायोडिग्रेडेबल, ये पूछ सकता है पॉलीमर। तो स्टार्च, प्रोटीन, सेल्यूलोज सबका सब बायोडिग्रेडेबल होता है। विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट बायोडिग्रेडेबल, इनमें से कौन बायोडिग्रेडेबल नहीं है। रबर इज अ नॉन बायोडिग्रेडेबल होता है, नायलॉन 6 भी होता है, ब्यूना, ये सब का सब जवाब है। इनमें से एक भी बायोडिग्रेडेबल नहीं है, चाहे रबर हो, चाहे नायलॉन 6 हो, चाहे ब्यूना एस हो, ये तीनों का तीनों नॉन बायोडिग्रेडेबल है। विच ऑफ द फ्लोइंग यूज इन नॉन स्टिक सरफेस कोटेड यूटेंसिल, तो इसका सही जवाब क्या है, टेफ्लॉन। टेफ्लॉन का यूज हम करते हैं किसमें, यूटेंसिल, नॉन स्टिक सरफेस कोटेड यूटेंसिल, टेफ्लॉन। आइसोप्रीन का यूज टायर में करते हैं, याद रखना, टायर में यूज करते हैं आइसोप्रीन का। बिकलाइट का यूज आप कॉम में करते हैं, इलेक्ट्रिकल स्विच वगैरह में किसका यूज करते हैं आप, बेकलाइट का करते हैं। नाइलॉन 6 ब्रशेस या ब्रश, उसका यूज आप करते हैं, नाइलॉन 6 का यूज आप ब्रश में करते हैं। तो याद रखना, इसमें पूछ रहा है नॉन स्टिक सरफेस ऑफ कोटेड यूटेंसिल, इसका सही जवाब क्या है, टेफ्लॉन। आइसोप्रीन का यूज हम टायर में करते हैं, बेकलाइट का यूज कॉम में करते हैं, इलेक्ट्रिकल स्विच में करते हैं, नाइलॉन का यूज हम लोग ब्रश वगैरह में करते हैं। अब क्या बोला, कैप्रोलेक्टम इज अ यूज फॉर द मैन्युफैक्चर, क्या है यहाँ पर, कैप्रोलेक्टम इज अ यूज फॉर द मैन्युफैक्चर ऑफ, यस, कैप्रोलेक्टम जो मोनोमर है वो किसका है, नायलॉन 6 का है, याद रखिएगा। नायलॉन 6 का जो मोनोमर होता है वो होता है कैप्रोलेक्टम। नायलॉन 6 का जो मोनोमर है वो क्या होता है, कैप्रोलेक्टम। इतना याद रखेंगे। अब तक हम लोग 5 चैप्टर कवर कर चुके हैं, 6 चैप्टर कवर कर चुके हैं। अब हम लास्ट चैप्टर की तरफ बढ़ते हैं। चलिए लास्ट चैप्टर हम लोग देख लेते हैं केमिस्ट्री अपनी लाइफ में। ए सब्सटेंस विच लोअर द बॉडी टेम्परेचर, लोअर वो कौन सा सब्सटेंस है जो बॉडी टेम्परेचर को कम करता है, मतलब बुखार में काम आता है। बुखार में दवा जो काम आती है उसे आप कहते हैं एंटीपायरेटिक, याद रखिएगा। एंटीपायरेटिक जो दवा है वो बॉडी के टेम्परेचर को क्या करता है, कम करता है, एंटीपायरेटिक दवा। तो याद रखेंगे आप ये बात। विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट ए ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबॉडी, अब इनमें से कौन जो ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबॉडी नहीं है। तो ये सबसे अच्छा जवाब पेनिसिलिन, ये लिमिटेड होता है, ब्रॉड के लिए नहीं होता है। तो पेनिसिलिन इज नॉट ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक। ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक कौन नहीं है, पेनिसिलिन नहीं है। और टेम्परेचर कम करने के लिए किसका यूज करते हैं आप, एंटीपायरेटिक का। चलिए स्टार्ट करते हैं। अभी देखिए क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द फ्लोइंग आर नारकोटिक एनाल्जेसिक। नारकोटिक क्या होता है, जो एडिक्टिव होता है, ड्रग्स जो ड्रग्स एडिक्टिव होता है उसे कहते हैं नारकोटिक एनाल्जेसिक्स। तो एनाल्जेसिक कौन है, एनाल्जेसिक दो तरह का होता है, एडिक्टिव और नॉन एडिक्टिव। देखिएगा, हीरोइन इज एडिक्टिव है, मॉर्फिन भी एडिक्टिव एनाल्जेसिक है, कोडीन भी क्या है, एडिक्टिव है, मतलब सिर्फ सब क्या है, नारकोटिक। और एस्पिरिन क्या है, एस्पिरिन जो है वो है नॉन नारकोटिक। याद रखिएगा, पैरासीटामोल और एस्पिरिन ये सब होता है नॉन एडिक्टिव होता है, जिसको कहते हैं नॉन नारकोटिक। और नारकोटिक कौन कौन इसमें हो गया, हीरोइन हो गया, मॉर्फिन हो गया, कोडीन हो गया। आपको याद है क्लास में हमने बताया था, पैरासीटामोल और एस्पिरिन ये दोनों क्या है, नॉन एडिक्टिव एनाल्जेसिक है, मतलब नॉन नारकोटिक ड्रग्स है। और हीरोइन का माफिया कोड बताया था आपको, जो एडिक्टिव होता है, बता चुके हैं क्लास में। इन विच ऑफ द फ्लोइंग आर ट्राइनकुलाइजर, इनमें से कौन है जो ट्राइनकुलाइजर होता है, इक्विनिल ये भी ट्राइनकुलाइजर है, विलियम ये भी ट्राइनकुलाइजर है, वेरिनॉल ये भी ट्राइनकुलाइजर, सब का सब क्या है, ट्राइनकुलाइजर। इनमें से कौन ट्राइनकुलाइजर, इक्विनिल, वेलिनॉल, विलियम और वेरोनॉल, ये सब का क्या है, ट्राइनकुलाइजर है। डिटॉल इज अ मिक्सचर ऑफ, डिटॉल किसका मिक्सचर होता है, क्लोरोक्लोक्सिजिलिनोल और क्या होता है, टर्फिनियोल का होता है, ये दोनों का मिक्सचर होता है। ये तो ट्राइनकुलाइजर है, ये तो होगा नहीं, वो तो बोथ एंड भी सही करो, क्लोरोक्सिलिनोल और टर्फिनियोल। टर्फिनियोल एक बार से सही से पढ़ते इसे, क्लोरोक्सिलिनोल, और इसे क्या पढ़ेंगे, टर्फिनोइल ऐसे आप पढ़ते हैं, याद रखिएगा, बोथ ए एंड बी। तो ये एंड बी इसका सही आंसर है। और तीसरा, विच ऑफ द फ्लोइंग आर एंटीसेप्टिक और डिसइंफेक्टिंग, इनमें से कौन एंटीसेप्टिक और डिसइंफेक्टिंग में काम आता है। तो ये भी, विथियोनॉल भी आता है, डिटॉल भी होता है, आयोडीन भी, क्लोरोफॉर्म भी, ऑल ऑफ दिस सब का सब होता है, सब का सब यूज करते हैं हम एंटीसेप्टिक में और डिसइंफेक्टिंग में। कौन कौन, विथियोनॉल, डिटॉल, आयोडीन और क्लोरोफॉर्म। और भी बताया था आपको, याद है कि कार्बन सल्फर डाइऑक्साइड भी बताया था आपको,
क्लोरीन, ये भी किस में काम आता है, एंटीसेप्टिक और डिसइंफेक्टिंग में। ये आपकी क्लास में शॉर्टकट आपको बता चुके हैं। चलिए ठीक है, लास्ट दो क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं यहाँ पर। इन विच ऑफ द फ्लोइंग आर आर्टिफिशियल स्वीटनर्स, आपसे सवाल पूछता है कि वो एक दो बार पूछ भी चुका है कि आर्टिफिशियल स्वीटनर कौन कौन है। तो इनमें चारों देखो क्या क्या है। एस्पार्टेम हम क्लास में बता चुके हैं आपको, सैकरिन ये भी बता चुके हैं, एलिटेम और सुक्रालोज, सब का सब होता है क्या, आर्टिफिशियल स्वीटनर। याद रख लीजिए, सब का सब क्या होता है, आर्टिफिशियल स्वीटनर होता है। ऑल ऑफ दीज इसका सही आंसर है। इन विच ऑफ द फ्लोइंग इज एंटीहिस्टामिन, एंटीहिस्टामिन आपको बताया सीता रानी जनकी बताया था आपको, सिमेटिडीन, टिगामेंट और रेनिटिडीन और जेंटैक, ऑल ऑफ दिस का सब आंसर है। कौन इनमें थे एंटीहिस्टामिन, तो सब आंसर होगा सिमेटिडीन, टिगामेंट, रेनिटिडीन और जेंटैक, ऑल ऑफ दिस सब आंसर। और इसका आंसर क्या है, आर्टिफिशियल स्वीटनर कौन कौन है, एस्पार्टेम इज आर्टिफिशियल स्वीटनर, सैकरिन इज आर्टिफिशियल स्वीटनर, एलिटेम इज आर्टिफिशियल स्वीटनर एंड सुक्रालोज ये भी क्या आर्टिफिशियल स्वीटनर होता है। ये सबका सब जवाब है। ये आपका हो गया कंप्लीट ऑर्गेनिक एमसीक्यू। इसे जब आप कल एग्जाम देने के लिए जाएंगे तो इसे जरूर पढ़कर जाएंगे, इतना क्वेश्चंस। बेस्ट ऑफ लक एग्जाम के लिए। और अगर ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा जितने भी सारे स्टूडेंट लोग दे रहे हैं एग्जाम, सबको आप भेज दें, शेयर कर दें। 50 से ज़्यादा क्वेश्चन है, बस इतना पढ़ के जाएं वो एग्जाम में, उनका एग्जाम बेहतर जाएगा ऑर्गेनिक का।